शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग अब लंबे समय तक साथ में पढ़ने वाले हैं। लंबे समय का मतलब क्या है वो भी समझने शुरू में समझ लेते हैं। इस बार का टारगेट ये है कि हम 50 से 55 क्लास में पूरा पाठ्यक्रम खत्म करेंगे और पाठ्यक्रम तो 40 में भी हो सकता है, 30 में भी हो सकता है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि वो ठीक नहीं होगा, है ना। तो हम लोग करीब 50 से 55 क्लास में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पिछली बार डिक्टेशंस वाला काम थोड़ा ज़्यादा हुआ था क्योंकि कुछ नए टॉपिक्स थे। इस बार वो नोट्स हमने तैयार करवा लिए हैं, तो हम डिक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहीं पर लिखेंगे और पॉइंट्स के फॉर्म में ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो एथिक्स में ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है अभी समझ में आएगा आप लोगों को। मेरा अनुमान है कि आप सबने जीएस का कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ा होगा। अब मतलब एकदम नए विद्यार्थी नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया इस फील्ड का है, वो ठीक भी है। वैसे इथिक्स कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए मतलब बहुत पुराना होने की जरूरत नहीं है, नया विद्यार्थी पढ़ सकता है। लेकिन थोड़ा सा जीएस पढ़ने के बाद इथिक्स पढ़े तो सुविधा होती है, मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा बेहतर रहता है और ये पेपर थोड़ा अलग नेचर का है। तो आज पहली क्लास में हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना है और तरीका मेरा हमेशा से ये है कि शुरुआत हम 0 से नहीं बल्कि माइनस से करें, ताकि कोई भी छूट ना जाए, साथ साथ सब लोग चले। तो आपको पहले एथिक्स आता है कि नहीं आता है, पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल चिंता ना करें। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा बौद्धिक आतंकवादी बैठा है जो बीच बीच में आपसे कह रहे कि मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैंने तो पढ़ा हुआ है, तो उसकी धौंस में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज से 50-55 दिन के बाद आप उससे बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि आप 55 दिन सीखेंगे और वो बताता रहेगा मैंने तो सीखा है, तो आप बेहतर स्थिति में होंगे, ठीक है। किसी के दबाव में नहीं आना है। आसान पेपर है, लेकिन इसकी आसानी थोड़ी अलग किस्म की है, सब्जेक्टिविटी वाली है। तो समझते हैं कि क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। पेपर का पूरा नाम आपको पता होगा कि एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 3 शब्द इस सब्जेक्ट में है और प्रसिद्ध जो है ये एक शब्द से है जो कि एथिक्स है। तो पेपर का नाम जो है वो है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इनमें से एथिक्स को हम हिंदी में क्या कहें, इसको लेके दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नीति शास्त्र है और कुछ कहते हैं कि नैतिकता है। ये दिक्कत भी क्यों है आज आपको समझ में आएगा और हम इसके दोनों अनुवाद दिमाग में रख के चलेंगे। दरअसल अलग अलग कंटेक्स्ट में दोनों अनुवादों का अलग अलग महत्व है। इंटेग्रिटी के लिए जो शब्द यूपीएससी ने तय किया है और जो आमतौर पर वैसे भी प्रचलित है, उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा। कुछ लोग सत्यनिष्ठता भी कहते हैं, लेकिन सत्यनिष्ठा सामान्यतः स्वीकृत शब्द है, उसी को हम लेके चलेंगे, ठीक है। और एप्टीट्यूड के लिए एक शब्द है अभिरुचि। दरअसल ये पूरा पाठ्यक्रम इससे कवर हो नहीं रहा इन 3 शब्दों से। यूपीएससी की मजबूरी ये है कि इसमें अलग अलग प्रकार के टॉपिक शामिल हैं इस पाठ्यक्रम में। अब जैसे पूरा एक विषय मान लीजिए इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास। आप कम से कम उसका नाम रख सकते हैं इतिहास, क्योंकि उसमें इतिहास के ही विभिन्न हिस्से हैं। इस पाठ्यक्रम की समस्या यह है कि इसमें किसी एक विषय के विभिन्न हिस्से नहीं हैं। ये बिखरे बिखरे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को मिला के एक टोकरी में ठूंसा गया है या सहेजा गया है। नाम कैसे रखें? जैसे मान लीजिए कि फलों का टोकरा है, जिसमें 10 संतरे हैं, 10 आम हैं, 10 लीची हैं, 5 अमरूद हैं, 4 केले हैं। अब या तो आप कह दे फलों का टोकरा, या आप क्या करेंगे, जो ज्यादा संख्या में 2-3 फल हैं उनका नाम लेके बोलेंगे कि आम, संतरा और सेब का टोकरा। तो इस पेपर का नाम कुछ कुछ ऐसा ही है, आम, संतरा और सेब का टोकरा। यानी कि 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नाम से पेपर का नाम रखा गया है, लेकिन ये सफिशिएंट है नहीं और प्रसिद्ध है केवल एक नाम से, वो है एथिक्स। तो हम सामान्यतः नाम बोलेंगे एथिक्स, लेकिन आप हमेशा समझेंगे कि ये पूरे पाठ्यक्रम की बात चल रही है, केवल एथिक्स की बात नहीं चल रही, क्योंकि एथिक्स तो इस पाठ्यक्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे।
अब दूसरी बात, इस पेपर को पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये पेपर आपके पाठ्यक्रम में क्यों है, यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है। तो यूपीएससी ने अगर लंबे समय के बाद 2013 में तय किया कि हम एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करें जो यूपीएससी के इतिहास में कभी नहीं था, तो कुछ तो सोचा ही होगा। तो एक बेसिक वजह हम समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो पहला सवाल हो गया कि ये हमारे पाठ्यक्रम में क्यों है। फिर देखेंगे कि इस पेपर से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी क्या क्या लाभ होने वाले हैं, अदरवाइज भी इससे क्या लाभ आपको हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, यूटिलिटी क्या है। ये पेपर इसलिए यूपीएससी ने लगाया कि लगभग 2000 से 2010 के बीच में यूपीएससी के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, मसूरी से भी आई, एकेडमी से भी, कि जिन लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी करके भेज रही है वो कई मामलों में बहुत बेहतर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के मामले में, यानी प्रशासनिक नैतिकता के मामले में वो कमजोर है। कई रिपोर्ट्स गई, और उसके बाद आपको पता है कि 2008 के आसपास से यूपीएससी में परिवर्तन शुरू हुए तेजी से, जो लगभग 2014 तक चले, और 2014 के बाद से अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद चीजें उन्होंने काफी चेंज कर दी, और उस प्रोसेस में अंतिम चरण के रूप में उन्होंने ये पेपर इंट्रोड्यूस किया। अब कोई कह सकता है कि एथिक्स पढ़ाने से या एथिक्स पढ़ने से कोई ईमानदार हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है। ये बात तो सही है। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को नैतिकता के बारे में जानकारी है, क्या वो नैतिक हो जाते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? जरूर तो एकदम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नैतिकता के कंसेप्ट को समझने वाला व्यक्ति बेहद नैतिक हो, ये तो संभव है। और हमारे पेरेंट्स या फोर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में से कई लोग होंगे जिनको नैतिकता की किताब नहीं पढ़ी जिन लोगों ने, किंतु उनका आचरण बहुत नैतिक है। ये बात तो सही है कि नैतिकता के अध्ययन से व्यक्ति के नैतिक होने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं साथ साथ कायम रहती हैं या संभव रहती हैं। फिर भी यूपीएससी ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया। इसकी एक खास वजह है। वजह यह है कि कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं कि हमें गलत होने का शौक है, हमारी आदत है, लालच है हमारा। और कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं था कि हम गलत हैं। इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से गलत होना भी गलत होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमें कई मामलों में कानूनों का ज्ञान नहीं होता है, और जाने अनजाने हम बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करते ही हैं, हमसे हो ही जाता है। और ऐसा भी होता होगा, या ऐसा किसी के साथ हुआ होगा, आपके साथ नहीं तो आपके किसी परिचित के साथ हुआ होगा, कि उसे पुलिस ने या किसी सरकारी विभाग के निरीक्षक ने एक नोटिस जारी किया, और जिस कृत्य के लिए नोटिस जारी किया उस बेचारे व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि वो कृत्य कानून की दृष्टि से अपराध है या गलत कृत्य है। ऐसा खूब होता है। तो यूपीएससी का कंसेप्ट ये है इस मामले में कि कोई व्यक्ति सिविल सेवक बन रहा है तो ट्रेनिंग में हम क्या सिखाएंगे, बात की बात है। ट्रेनिंग से पहले कम से कम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। वो हम नहीं सिखाएंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे, और इससे कम से कम एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप अगले 50-60 दिन में जो ही पढ़ने वाले हैं, 55 दिन में जो पढ़ने वाले हैं, कम से कम आपको नैतिकता को लेकर जितनी धारणाएं हैं सब पता लग जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और उसके बाद आप जीवन में ये नहीं कह सकते कि आपने कोई अनैतिक कार्य इसलिए किया था क्योंकि आप जानते नहीं थे कि यह नैतिक होता है। और इसका मतलब ओनस आपके ऊपर रहेगा, जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी। और इससे कम से कम एक पक्ष कम हो गया। एक तो वो अनैतिक व्यक्ति हैं जो सब जानने के बावजूद अनैतिक हैं, उन्हें ठीक करने के बाकी उपाय हैं सरकार के पास। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनैतिक होना चाहता नहीं, किंतु उसे पता ही नहीं कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, किसी खास संदर्भ में उससे क्या नैतिक अपेक्षाएं हैं, क्या नहीं है, वो जानता ही नहीं। तो कम से कम इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान की वजह से कोई अनैतिक आचरण सिविल सेवाओं में ना करे। और ये ध्यान रखना है कि हम एक विकासशील देश हैं। विकासशील देश में किसी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है
यदि वो व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा तो शायद कई हजार कई लाख व्यक्तियों को मुख्य धारा में ले आएगा, और यदि वो खुद अनैतिक है और उसने उस शक्ति का मिसयूज किया या अनुपयोग किया, दुरुपयोग या अनुपयोग किया, तो हो सकता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी बेहतर होने का जो रास्ता था वो रास्ता विफल हो जाए, वो संभावना खत्म हो जाए। इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आईएएस बने इससे ज्यादा जरूरी है कि बहुत नैतिक व्यक्ति आईएएस बने। नैतिकता और बुद्धिमानी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज बुद्धिमानी में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान किंतु दिमाग और दिल का गंदा आदमी बहुत करप्ट हो जाएगा। वो अपनी सारी बुद्धि करप्शन के तरीके खोजने में लगा देगा और प्रशासन को, शासन को, समाज को खा जाएगा। इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए जिसकी सारी बुद्धि केवल अपने हित में लगी हो। बुद्धि थोड़ी सी कम भी हो, कॉमन सेंस हो ठीक से, लेकिन व्यक्ति की निष्ठाएं ठीक हों, नैतिकताएं ठीक हों, बहुत जल्दी किसी लालच में ना आ जाता हो, किसी भय में ना आता हो, वो व्यक्ति हमेशा बेहतरीन प्रशासक साबित होगा। किसी एक आध फील्ड में हो सकता है कि वो काम करने में असमर्थ हो, लेकिन जनरली, क्योंकि हमारे प्रशासन की अप्रोच जनरलिस्ट अप्रोच है आमतौर पर, जनरली वो किसी भी विभाग में बेहतरीन काम करके दिखा देगा। अब क्योंकि इस पेपर का पर्पस नैतिकता से युक्त प्रशासकों को चुनना है, इसलिए स्वाभाविक है कि ये पेपर किताबी किस्म का नहीं हो सकता। अगर ये किताबी किस्म का होगा तो नैतिकता की किताब पढ़ने वाले सफल होंगे, न कि नैतिक चीजों को समझने वाले सफल होंगे। इसे यूं समझें कि स्कूल के समय जब हमें पहली बार नैतिक शिक्षा पढ़ने को मिली 6ठी 7वीं क्लास में, एक पेपर था नैतिक शिक्षा का, तो बड़ा मजेदार पेपर था। उसके भी किताब थी, उसमें क्वेश्चन आंसर थे, 4 ऑप्शन होते थे, उसमें टिक करना होता था। तो मुझे ध्यान है कि मेरे जीवन का पहला प्रश्न नैतिक शिक्षा का क्या था कि आप सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में एक ईंट पड़ी है, आप क्या करेंगे। फिर 4 विकल्प थे। पहला, उसे सड़क के और बीच में रख देंगे ताकि कोई गिर ही जाए। दूसरा, उसे उठा के पटक के मारेंगे किसी के ऊपर। तीसरा, उसे उठा के साइड में कर देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। और ऐसे चौथा विकल्प था कि आप उसको लेके अपने घर ही ले जाएंगे कि चलो जब घर बनाएंगे काम आ जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा विकल्प था। ठीक है, तो ऊपर था कि सही विकल्प को चुने। तो हमारी क्लास के 50 के करीब बच्चे थे, सबने सही विकल्प चुना कि हम ईंट को उठा के साइड में रख देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। और मैं जानता हूं कि उन 50 में से एक भी सड़क पे ऐसा करता नहीं था। वो आंसर सारे सही चुनते थे, मैं भी, सब लोग। पर उनमें से एक ने भी जीवन में आज तक सड़क पे अपनी गाड़ी या खुद को रोक के ईंट हटाई हो, मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हम नैतिकता का सिद्धांत समझ रहे हैं। और इसलिए यूपीएससी ने इस पेपर के पाठ्यक्रम के शुरुआत में एक बात लिखी है। आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसको देखिए ध्यान से, जो उसके ऊपर अनुदेश लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो क्या है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति का मतलब है एटीट्यूड, अभी समझाऊंगा क्या होता है, तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। यह मनोवृत्ति का मतलब है अप्रोच से उनकी दृष्टिकोण क्या है। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस भाषा को देखकर साफ लगता है कि ये पेपर अप्लाइड किस्म का है, सैद्धांतिक किस्म का नहीं है। यूपीएससी में आप देखेंगे, जब आप इस बार हम ऐसा भी करेंगे कि आपको हर टॉपिक में अब तक जितने प्रश्न आए हैं यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उन सबकी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे ताकि सारे प्रश्न हम कवर करते हुए चलें, कोई प्रश्न आपसे छूटे नहीं। आप देखेंगे कि यूपीएससी की अप्रोच बहुत एनालिटिकल, सब्जेक्टिव, अप्लाइड किस्म की है। उन्हें ज्यादा रुचि इसमें नहीं है कि किसी दार्शनिक का नाम लेके पूछें कि ये बताएं कि कांट ने अपने दर्शन में नैतिकता के बारे में क्या बताया है, कौन सी पुस्तक में बताया है। तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कांट का एक विचार है कि मनुष्य को साध्य मानना चाहिए, वो सिर्फ इतना पूछेंगे, प्रत्येक मनुष्य साध्य होता है, इस संबंध में अपनी राय बताइए। वो नाम भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात से मतलब है ही नहीं कि आपको कांट की दोनों पुस्तकों के नाम याद है या नहीं है, कांट कौन सी शताब्दी में हुआ, कौन से देश में हुआ, ये सब उनको मतलब नहीं है।
कांट ने जो समझाया वो आपकी खोपड़ी का हिस्सा बना या नहीं बना, उनको इससे मतलब है। पीसीएस की परीक्षा का स्तर आमतौर पर यूपीएससी की तुलना में थोड़ा सा हल्का होता है, और वो यहां भी देख सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का पहले पेपर हुआ है, उसमें उन्होंने कांट के सिद्धांत पे सवाल पूछ लिया है। एक ही पूछा थिंकर पे, लेकिन पूछ लिया है। मध्य प्रदेश में तो और छोटे सवाल पूछते हैं, वो सीधा पूछते हैं कि इस दार्शनिक की किताब का नाम बताओ, एक सवाल। आप समझ रहे ना कि एक ही पेपर में प्रश्न पूछने का स्तर कहां से कहां तक वेरी करता है। एक पीसीएस पूछ रहा है कि कांट की 2 पुस्तकों के नाम लिखें, दूसरा पीसीएस कह रहे हैं कि कांट के इस सिद्धांत की व्याख्या करें, तीसरा बिना कांट का नाम पूछे या दिए ये कह रहे हैं कि इस सिद्धांत का अर्थ बताएं और यह आपके जीवन में कैसे हेल्प करता है, सहायता करता है, ये समझाएं। तो हमें अप्रोच क्या लेके चलनी है? हम तथ्य लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको उत्तर प्रदेश या कोई और पीसीएस देना हो, तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको, लेकिन ज्यादा ध्यान क्या लगाना है, चीजों को समझें, अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करें, ये हमारा इसका पर्पस रहेगा। और ऐसे पेपर को सॉल्व करना भी थोड़ा सा टफ होता है, अभी उस पर आएंगे, लेकिन पहले समझें कि इस पेपर का अगले 50-55 दिनों का लाभ कैसे आपको उठाना है। देखिए, इसका एक लाभ तो सीधे सीधे यूपीएससी में है ही, जो एग्जाम आप देने वाले हैं, आईएएस का एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम, वो तो है ही। इसका एक बहुत बड़ा लाभ है, जो चाहते ना चाहते आपको हो ही जाएगा, वो है जीवन में या लाइफ में। अब लाभ होगा कि नुकसान होगा, ये बाद में तय कर लेंगे, लेकिन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं अभी, क्योंकि आज से 2-4 दिन के बाद आप लोग बहुत विचलित होने लगेंगे, परेशान, हैरान होने लगेंगे, और कुछ कुछ दार्शनिक टाइप के दिखने लगेंगे। हो सकता है कमंडल खरीद लें, खड़ाऊ खरीद लें, ये संभावना है, इस पेपर में संभावना होती है। फिलॉसफी विषय में तो और ज्यादा होती है, इथिक्स तो उससे थोड़ा टच होता है सिर्फ, तो इसमें भी संभावना बन जाती है। जहां तक यूपीएससी में फायदे की बात है, इसके फायदे 2 हैं। एक तो है आईएएस मेंस में, जहां ये पेपर काम आएगा ही, दूसरा इंटरव्यू में। आपको अच्छे से पता है कि अच्छा इंटरव्यू